हेलो स्टूडेंट्स, अभी लास्ट लेक्चर में अपन पढ़कर आए थे कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। प्लेट कैपेसिटर किया था और उसके अलग अलग अपन ने एप्लीकेशंस किए थे। अगर कोई मीडियम फुल फिल है प्लेट के बीच में तो रिजल्ट क्या होगा, पार्शली फिल्ड है तो क्या होगा, एम्प्टी है यानी एयर या फ्री स्पेस है तो क्या होगा, अगर पार्शली फिल्ड है लेकिन अलग अलग स्लैब है तो क्या होगा। ऐसा अपन टॉपिक पढ़कर आए थे कैपेसिटर के बारे में। उसके बाद उसके कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज जो नया टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। उसमें टाइप्स में हमने पढ़े थे कैपेसिटर कितने टाइप्स के होते हैं। तो एक तो पढ़ा था प्लेन प्लेट कैपेसिटर, दूसरा पढ़ा था स्फेरिकल कैपेसिटर, तीसरा था सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो आज अपन जो डिस्कशन करने वाले हैं तो स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल के ऊपर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला अपन बात करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। अगर कोई कैपेसिटर स्फीयर के फॉर्म में है, गोले के रूप में है, तो कैसा है, कैसे कैपेसिटर बनेगा और उसकी कैपेसिटेंस अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये अपने को स्टडी करना है स्फेरिकल कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में कंसेप्ट पढ़ा था तो क्या था कि दो हम कंडक्टिंग प्लेट्स लेते हैं, उनको एक दूसरे के साथ इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि एक प्लेट को तो हम सोर्स से जोड़ते हैं और दूसरी को अर्थिंग करते हैं। अब दोनों प्लेट को अगर हम एक दूसरे के सामने पैरेलल लगाते हैं तो हो जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उनमें से एक प्लेट को हमने राउंड कर दिया, स्फीयर बना लिया, और दूसरा स्फीयर उसके ऊपर लगा दिया, सराउंडिंग उसके चारों तरफ लगा दिया। इस तरीके से लगाया उनका सेंटर एक ही रहे, कोसेंट्रिक रहे, देन द कैपेसिटर इज सेड टू बी स्फेरिकल कैपेसिटर। तो आज अपन जो डिस्कशन करने वाले हैं पहले स्फेरिकल कैपेसिटर के ऊपर डिस्कशन करने वाले। तो क्या किया हमने, एक कंडक्टिंग स्फीयर लिया, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, दूसरा स्फीयर इसके सराउंडिंग है, इस तरीके से लगाते हैं कि वो उसका सेंटर सेम रहे, कोसेंट्रिक रहे। तो एक दूसरा हमने स्फीयर एज्यूम कर लिया, ये इसके सराउंडिंग है। थोड़ा सा इसको स्फीयरिकल शेप दें। एक दूसरा स्फेरिकल इस पर हमने लिया, सेंटर दोनों का एक है, कोसेंट्रिक है, लेट द सेंटर इज ओ। The radius of the inner sphere is R1 and the radius of the external sphere is R2। एक ही रेडियस R1 और एक ही रेडियस R2 है, ठीक है। अब ये कैपेसिटर जैसा बिहेव कब करेंगे कि एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाए, दूसरा नेगेटिव चार्ज हो जाए। तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज करने के लिए हम क्या काम करेंगे वो थोड़ा सा आप समझने का। यहाँ पर रेडियस अप्रॉक्सीमेटली तो इक्वल रहे, थोड़ा सा इसको स्फेरिकल टच अपने को देना है। अब क्या काम किया कि जो इंटरनल स्फीयर है उसको हम एक वायर से जोड़ते हैं किसी सोर्स से। कैसे जोड़ेंगे, तो जो एक्सटर्नल स्फीयर है उसमें हम क्या काम करेंगे, इसके अंदर से स्फीयर लगाएंगे और यहाँ पर एक इंसुलेटेड स्ट्रिप लगाते हैं। जैसे तार के ऊपर रबड़ लगाते हैं, जैसे ये वायर है, वायर के अंदर तो मेटल है और बाहर हमने क्या लगा दिया, ये एक इंसुलेटर लगा दिया। और रबड़ हो सकती है, प्लास्टिक हो सकती है और कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंसुलेटेड रहे। तो इंसुलेटेड हमने एक स्ट्रिप लगा दी और इसके अंदर से एक पतला वायर हम डालते हैं, एक पतला वायर जो इंटरनल स्फीयर को कनेक्ट करता है। इस वायर को हम किसी पॉइंट P से जोड़कर किसी इलेक्ट्रिकल सोर्स से कनेक्ट करते हैं। अब जैसे इसको इलेक्ट्रिकल सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो इस वायर के थ्रू चार्ज आता है और चार्ज इस स्फीयर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमने जो चार्ज दिया है, लेट द गिवन चार्ज इज पॉजिटिव, तो ये सारा का सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली। कहाँ पर हो जाएगा, ये जो इंटरनल सरफेस है उसके सरफेस पर, इंटरनल स्फीयर के सरफेस पर, लेट द चार्ज इज प्लस क्यू। अब क्या होगा, इसके सहारे या इसके सराउंडिंग हमने दूसरा कंडक्टिंग स्फीयर लगा रखा है। अब उसका कंडक्टिंग मटेरियल है तो क्या करेगा, इसके अंदर एक चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और कितना इंड्यूस होगा, इसी के इक्वल और नेचर में कैसा अपोजिट। ये प्लस क्यू है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लेट दिस इज, तो यहाँ पर चार्ज आ गया माइनस क्यू, इंटरनल प्लस क्यू और एक्सटर्नल माइनस क्यू। और जो इसका एक्सटर्नल सरफेस है उस पर प्लस चार्ज आएगा, उसको हमने क्या कर दिया, उसकी अर्थिंग कर दी, तो सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में। तो P पॉइंट और Q पॉइंट के बीच में हमने इस स्फेरिकल कैपेसिटर को बनाया है। इंटरनल स्फीयर है, रेडियस R1 है, एक्सटर्नल स्फीयर है, रेडियस R2 है, कोसेंट्रिक है। तो
उनका सेंटर एक ही पॉइंट है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक है। चलिए अब इसकी कैपेसिटेंस अपने को कैलकुलेट करनी है, तो वी नो दैट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर या ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर C इज इक्वल टू होती है Q बाय B, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज तो हमारे पास है, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लें तो हम इसकी हेल्प से कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस अपन ऐसा टॉपिक पढ़कर आए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले लेसन में, लेसन नंबर 3 में। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाला था, तो उसमें हमने एक केस किया था पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी निकाला था और सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर के लिए भी निकाला था। ये कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग के लिए कहाँ निकाला था, उसके एक्सटर्नल पॉइंट पर निकाला था, उसके सरफेस पर निकाला था, उसके इंटरनल निकाला था। एक्सटर्नल पॉइंट पर था KQ बाई स्मॉल r, सरफेस पे था KQ बाई कैपिटल R, और इंटरनल कांस्टेंट हो जाता है। ध्यान कीजिए E की वैल्यू तो 0 होगी, लेकिन वोल्टेज की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, तो जो सरफेस पे वही का वही अंदर आ जाता है। तो वही अपने को काम करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंट ड्यू टू इनर स्फीयर, लेट दिस इज V1। फॉर्मूला क्या होता है, KQ बाय R, Q कितना है प्लस Q, और रेडियस कितनी है R1, ठीक है। अब हमने यहाँ पर K लिया है, K का मतलब है कि यहाँ पर जो स्फीयर है उसके अंदर क्या होना चाहिए, या तो फ्री स्पेस या एयर। इन दोनों जो स्फीयर का जो बीच का हॉलो प्लेस बचा हुआ, खाली जगह बची है, जो एम्प्टी स्पेस है, उसके अंदर हवा भी हो सकती है, कुछ भी नहीं है, यानी वैक्यूम भी हो सकता है, और कोई हम इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भी फिल कर सकते हैं। और डाई इलेक्ट्रिक मीडियम फिल करते हैं तो वहाँ पर रिजल्ट आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R या एप्सिलॉन नॉट K। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K लगा सकते हैं, एप्सिलॉन R लगा सकते हैं। यहाँ हमने स्मॉल k यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है एयर या फ्री स्पेस है। इसी तरीके से दूसरा निकालो, नाव पोटेंशियल डिफरेंट, नाव की जगह ये सिमिलरली हो जाएगा। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंट किसकी निकालना है, ड्यू टू आउटर स्फीयर। तो कितना हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू K, दूसरा चार्ज है नेगेटिव तो माइनस का Q, और रेडियस है R2, हो गया। और नाउ टोटल पोटेंशियल डिफरेंट, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, वैल्यू पुट कर दो, तो K प्लस Q बाय R1 प्लस K माइनस का Q बाय R2। क्या कॉमन है, तो K एंड Q इज कॉमन, 1/R1 माइनस 1/R2। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू KQ, एलसीएम क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2, तो R2 ऊपर हो गया और R1 इसके साइड में आ गया, तो R2 माइनस R1। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू स्फीयर। जो दोनों स्फीयर हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर है, उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंट अपने निकाल लिया। V इक्वल टू KQ बाई KQ R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू R2 आ गया। अब अपने को कैपेसिटेंस निकालनी है, तो नाउ कैपेसिटेंस, तो C, एयर अपने ले रखा है, मीडियम नहीं है, तो C नॉट हो गया, क्या हो जाता है Q अपॉन V, वैल्यू पुट कर दो, तो C नॉट Q अपॉन V की वैल्यू कितनी है, तो KQ R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू R2, Q कैंसिल आउट, ये R1 इंटू R2 ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो C नॉट इक्वल टू R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, ये बचा। और क्या बचा, 1/K, 1/K की वैल्यू पुट कर दो, कर सकते हैं। तो वी नो दैट K इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान देंगे, तो C नॉट 1/K था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये ऊपर जाएगा, तो फाइनली रिजल्ट कितना हो जाएगा, रिजल्ट बिकम C नॉट इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 R1 अपॉन में R2 माइनस R1। कैपेसिटर है तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, फेरेड। तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर।
तो स्फेरिकल कैपेसिटर में करना क्या था, कुछ नहीं करना है, 2 स्फेयर लेने हैं, दोनों कोसेंट्रिक होने चाहिए, एक की रेडियस R1 एक की रेडियस R2, इंटरनल वाले को किसी सोर्स से जोड़ देंगे, प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, एक्सटर्नल जो बाहर वाला है उसकी इनर सरफेस पे इंडक्शन से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक्सटर्नल सरफेस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। प्लस चार्ज को खत्म करना है तो उसको अर्थिंग कर दिया, तो एक पर पॉजिटिव रह गया, एक पर नेगेटिव। पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल डिफरेंट, नेगेटिव की वजह से टोटल हमने पोटेंशियल डिफरेंट निकाल लिया। कैपेसिटेंस निकालने के लिए फॉर्मूला पुट करेंगे, क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी ये जो आ जाएगा हमारे पास फाइनली रिजल्ट आ जाएगा किसका, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर। इज दैट क्लियर। चलिए दूसरा, अब कैपेसिटर, इसमें कोई एप्लीकेशंस नहीं है, केवल क्या था, इसकी कैपेसिटेंस निकालनी थी। दूसरा जो अपने को कैपेसिटर लेना है वो कौन सा हो जाएगा, ये तो था स्फेरिकल, अब दूसरा अपने को जो लेना है वो हो जाएगा सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अब सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, उसकी वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है, ध्यान से समझेंगे, आसानी से, सरल सी बात है, थोड़ा ध्यान देते हुए करना अपने को। ये थोड़ा सा इस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या है समझने का काम है। 2 प्लेटें अगर हम एक दूसरे के पैरेलल प्लेस करते हैं तो प्लेट कैपेसिटर हो जाता है, स्फीयर बना के लगाते हैं तो स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया, और उनको सिलेंडर बना के लगा देंगे तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो जाएगा। कैसे होगा, तो हमने 2 सिलेंडर लेने हैं, कैसे लेने हैं, जैसे स्फीयर लिए थे, स्फीयर थे कोसेंट्रिक और सिलेंडर हो जाएंगे कोएक्सियल, एक ही एक्सिस है दोनों सिलेंडर की, इस तरीके से हम बनाते हैं। तो एक हमने सिलेंडर को ही एज्यूम किया, ये सिलेंडर ले लिया हमने, थोड़ा सा इसका ये सर्किल थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। ये हमने एक सिलेंडर लिया जिसकी लेंथ हमने मान ली L है। अब क्या काम करना है, एक और सिलेंडर चाहिए जो कोएक्सियल है, इसी के अंदर है, जो इससे कहीं पर भी टच नहीं कर रहा है, बिल्कुल एक दूसरे के सीधे सीधे कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन कैसा है कि उसकी जो एक्सिस है और एक्सटर्नल की एक्सिस है वो दोनों एक ही है, दोनों की जो एक्सिस है वो सेम पॉइंट है, सेम लाइन है। तो ये कोई वायर हमने ले लिया जो कोएक्सियल है, तो ये एक्सिस का काम करेगा। लेट द रेडियस ऑफ द इनर सिलेंडर इज R1 और रेडियस ऑफ द एक्सटर्नल सिलेंडर इज R2। एक की रेडियस हमने R1 मान ली और एक की रेडियस R2 मान ली। दोनों के बीच में या तो फ्री स्पेस होगा या एयर होगी या कोई ना कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा। इज दैट क्लियर। अब करना क्या है, करना ये है कि जो एक्सिस है उस एक्सिस को हम किसी वायर से कनेक्ट करके किसी P पॉइंट से जोड़ते हैं, और जिसको हम क्या करते हैं सोर्स से जोड़ते हैं। तो ये हमने सोर्स से जोड़ दिया, सोर्स से जोड़ेंगे तो यहाँ से चार्ज जाएगा P पॉइंट के थ्रू, इस वायर पर आ जाएगा, सारा का सारा चार्ज इस वायर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेट द चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, सारा का सारा चार्ज इसकी लंबाई पर गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी लैम्डा। अब अपने को पता करना है इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये प्लस चार्ज है और कंडक्टिंग है, तो सारा का सारा प्लस चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, टेंडेंसी ऑफ द मोशन ऑफ द चार्ज, सारा का सारा चार्ज कहाँ पर प्लेस हो जाएगा, इसके एक्सटर्नल सरफेस पर आ जाएगा प्लस। इंडक्शन से जो दूसरा सिलेंडर है उस पर इसी के बराबर और अपोजिट कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस, इस पर प्लस का और इस पर माइनस का। बाहर वाला जो सरफेस है उस पर भी क्या हो जाएगा, इसी के बराबर और लेकिन कैसा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। और प्लस का चार्ज खत्म करने के लिए हम उसको क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। तो ये पूरा पॉइंट Q पॉइंट से जोड़ दिया और Q पॉइंट को किससे जोड़ दिया, अर्थ से। तो सारा का सारा सिलेंडर के एक्सटर्नल सरफेस पर जो चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज, वो ज़मीन में चला गया। कंसेप्ट वही है, एक पर प्लस चार्ज और एक पर माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज और एक्सटर्नल पर पॉजिटिव चार्ज को अर्थिंग कर दी, सारा का सारा चार्ज कहाँ पर चला गया, ज़मीन में चला गया। ठीक है। अब इसकी अपने को कैपेसिटेंस निकालनी है, फॉर्मूला होता है C=Q/V। हमारे पास V की ज़रूरत पड़ेगी। पिछले टॉपिक में V हमने सीधे सीधे निकाला था क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, पोटेंशियल वाले चैप्टर में पढ़ चुके थे, लेकिन सिलेंडर का हमने पोटेंशियल नहीं पढ़ा है इससे पहले। सिलेंडर का पोटेंशियल हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान कीजिए, रिलेशन पढ़ाया आपने बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इक्वल टू माइनस का dV/dr, जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं।
तो ई अगर हमको पता हो तो वी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ई हम जानते हैं, हम पढ़कर आए हैं। कहाँ पर पढ़कर आए हैं? तो जो सेकंड लेसन था गॉस थ्योरम, उसके जो एप्लीकेशन थे उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। तो ये एक वायर हो गया, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमने ये कोई ओ पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है। ये जो पॉइंट पी प्लेस है ना तो अंदर वाले स्फीयर पर और ना ही बाहर वाले स्फीयर पर, इन दोनों मिड में कहीं पर भी है, जस्ट मिड से लेना देना भी नहीं, कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ से आर डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लेते हैं। तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज इक्वल टू कितना होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर होता है। लैम्डा चार्ज डेंसिटी है लीनियर, और आर डिस्टेंस है जहाँ पर अपने को निकालना है। 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है। क्लियर? ध्यान आ गया? पोटेंशियल निकालना है तो वी नो दैट E इज इक्वल टू माइनस का dV बाई डी आर, देयर फोर dV इज इक्वल टू माइनस का E इंटू डी आर। तो V इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dV। अब अपने को क्या किसकी वैल्यू निकालनी है? अब अपने को वैल्यू निकालनी है V की। dV की वैल्यू पुट कर दें तो V इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस का E इंटू डी आर। E की वैल्यू पुट कर दें तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर इंटू डी आर। अब ध्यान कीजिए इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट हो रहा है? डिस्टेंस आर के रेस्पेक्ट। तो लिमिट भी किसकी लगेगी? आर की लगेगी। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से हम जानते हैं तो क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने पढ़ा है कि टू कैरी यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू इलेक्ट्रिक फील्ड द वर्क डन इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। कोई भी पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट से कैरी करना है, कहाँ तक कैरी करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जो यूनिट चार्ज को लाने में काम करना पड़ेगा वो पोटेंशियल हो जाता है। डिफरेंट क्या होता है? तो द वर्क डन टू कैरी यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में किया गया जो काम होता है द वर्क डन इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट। हमको पोटेंशियल डिफरेंट निकालना है। कहाँ पर निकालना है? इस कैपेसिटर में निकालना है। तो कहाँ से कहाँ तक लाना पड़ेगा चार्ज को? तो हाईएस्ट इसकी जो लास्ट है वो कहाँ से है? तो R2। और कहाँ तक लाना है? R1 तक। तो लिमिट कैसी लग जाएगी? R2 टू R1। सोचेंगे उल्टा क्यों है? R1 छोटा है, R2 बड़ा है, लेकिन वर्क डन कैसा होता है? इनफाइनाइट से कैरी कर रहे हैं, बाहर से लेकर आ रहे हैं। तो पहले कौन आएगा? तो पहले आएगा R2 और बाद में कौन सा आएगा? R1। तो लिमिट कैसे लगेगी? R2 टू R1। V इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया। 1/r डी आर, ये इंटीग्रेशन करना है। लिमिट R2 से लेकर R1 तक है। 1/r का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो ध्यान कीजिए फॉर्मूला 1/x का इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो होता है log x बेस ई। log का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। तो यहाँ पर क्या कितना आएगा? तो v इक्वल टू माइनस का लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज log r और बेस ई। लिमिट R2 से लेकर R1 तक। क्लियर? अब लिमिट लगाएंगे तो v इक्वल टू माइनस का लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अपर लिमिट तो log R1 माइनस लोअर लिमिट तो log R2। बेस हर बार कितना है? ई है। माइनस साइन है अंदर, अगर हम माइनस का प्रोडक्ट करते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो v इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया log R2 बेस ई माइनस log R1 और बेस। ठीक, अब ध्यान कीजिए कुछ फॉर्मूले डायग्राम का अब ज़रूरत नहीं, इसलिए इसको हटा देते हैं। लॉग के कुछ फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, आपको बताए गए हैं, एक बार मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, आपको ध्यान कर लीजिए। तो क्या था? एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर लॉग के अंदर दो क्वांटिटी प्रोडक्ट में है तो क्या हो जाता है? वो ऐड हो जाती हैं। तो log m प्लस log n। ठीक है? सेम अगर वो डिवीजन में है तो log m अपॉन n, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो log m माइनस का log n। अब यहाँ पर देखिए अगर एक में से दूसरी घट रही तो उसका क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा। सेम कंडीशन ये है, यहाँ पर log m माइनस log n है। इसको हम इस तरीके से लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा?
v इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग R2 अपॉन R1 और बेस कितना हो जाएगा E। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। V हमने कैलकुलेट कर लिया किसका, फॉर द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अब अपने को कैपेसिटेंस निकालनी है, तो नाउ कैपेसिटेंस देखेंगे। नाउ कैपेसिटेंस, तो C एयर में है तो C0 इक्वल टू कितना होता है, Q बाई V। Q V की वैल्यू पुट कर दो, तो 1 लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग R2 अपॉन में R1 और बेस। अब देखिए लैम्डा और Q का क्या रिलेशन होता है, तो वी नो दैट लैम्डा इक्वल टू Q बाई L। दिस इम्प्लाइज दैट Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा L। वैल्यू पुट कर दो तो कितना आएगा, C0 इज इक्वल टू Q की जगह हमने लगा दिया लैम्डा L अपॉन में लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग R2 अपॉन R1 और बेस कितना है, ये बेस है E। लैम्डा से लैम्डा कट गया, ये पूरा फंक्शन ऊपर पहुंच जाएगा, तो C0 इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन में लॉग R2 अपॉन R1 और बेस E। तो एक तो ये रिजल्ट आ गया कैपेसिटेंस का फेरेड में। लेकिन हम जानते हैं लॉग की जो भी हम वैल्यू यूज़ करते हैं उसमें बेस 10 होता है। यहाँ पर है बेस E, एलिमेंट्री लॉग है, नेचुरल लॉग है, इसको बेस 10 में बदलना है तो क्या फॉर्मूला होता है, लॉग अगर कोई x बेस E में है उसको लॉग 10 में बदलना है तो 2.303 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो log x बेस क्या हो जाएगा 10। यही फॉर्मूला अपने को यूज करना है। तो नाउ C0 तो 2 ऊपर तो है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, नीचे हो जाएगा 2.303 log R2 अपॉन R1। ये तो वैसा का वैसे ही, लेकिन बेस किस में कन्वर्ट हो जाएगा 10 में। और जितने भी लॉग की वैल्यू है अब हमारे पास टेबल है वो बेस 10 के टर्म में होती है। तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। बात समझ में आ गई। तो करना क्या है, थोड़ा सा इसमें काम है, हमको पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल के लिए हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के रिलेशन से पोटेंशियल निकाला, इंटीग्रेशन करना पड़ा और कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन करके हमने सॉल्व कर लिया तो V की वैल्यू आ गई, V की वैल्यू C में फॉर्मूला पुट कर देंगे तो C की वैल्यू आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका कैपेसिटेंस ऑफ द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा लर्न करने का, याद रखने का है। बाकी अच्छी बात ये डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। कौन सा, सिलेंड्रिकल, लेकिन स्फेरिकल था, स्फेरिकल तक का तो काम है। तो ये आज अपन ने स्टडी किया अबाउट द कैपेसिटर। तो जितने भी कैपेसिटर थे उनको अपन ने आज कंप्लीट कर लिया। अब आगे का जो काम है उसमें है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, उससे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऐसा अपन आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।